विजय केडिया, जिनको हम नेक्स्ट बिग बुल के नाम से भी जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी के बाद से इन्होंने कैसे 1 लाख रुपए से 1,000 करोड़ की जर्नी पूरी करी और क्या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी ये फॉलो करते थे। इन्होंने हम सबके सामने अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को साफ साफ सामने रख दिया है और इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है स्माइल। अभी जो स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ये अमेजिंग स्ट्रैटेजी है और ऐसे इंपॉर्टेंट रूल है जो तुम्हें पता होना चाहिए, अदरवाइज नुकसान होने के चांस काफी ज्यादा हाई होते हैं। सबसे पहला रूल, ये स्टॉक्स को चूज करा क्यों है। इन स्टॉक्स को चूज करने के पीछे 3 मेन कारण हैं। ये सारे के सारे स्टॉक हाई पोटेंशियल होंगे, मतलब रिटर्न हाई दे सकते हैं, मार्केट लीडर है अपने सेक्टर के अंदर और कुछ लोगों ने तो मार्केट लीडर को भी रिप्लेस कर दिया है और जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है इन सारे स्टॉक्स में काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। सेकेंड रूल कि टेन्योर कितना होना चाहिए, कितनी लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करोगे। इसके अंदर वेल्थ क्रिएशन, रिस्क मैनेजमेंट और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसीलिए आपको यहां पे लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तीसरा रूल, जब भी आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे तो खरीदोगे कैसे स्टॉक्स को, क्योंकि स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाई पे भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स को आपको बाय ऑन डिप करना है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डेफिनेटली है, लेकिन वैल्यूएशन इन सारे स्टॉक्स की हाई होगी क्योंकि एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के स्टॉक हैं। चौथा रूल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, कि कब हमें स्टॉक्स को बेचना है। 4 मेन पैरामीटर हैं, फंडामेंटल चेंज हो जाए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा पैसा डाल दिया, या स्टॉक्स के अंदर ओवर वैल्यूएशन हो गया। अगर ये 4 रूल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी स्टॉक के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली आपको स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टॉक कितना अच्छा हो, एंड ऑफ द डे वो एक कंपनी है और कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है, तो हमेशा ईयरली, हाफ ईयरली और इवन क्वार्टरली आपको इनके रिजल्ट्स चेक करने चाहिए और सारी कॉन कॉल को अटेंड करना चाहिए, ताकि आपको यह पता चल जाए कि कंपनी के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ गए हैं। तो अब मैंने सारी चीजें तुम्हें क्लियर कर दी है कि स्टॉक खरीदने से पहले तुम्हें क्या क्या चीजें चेक करनी है और स्माइल स्ट्रेटेजी के ऊपर ये सारे स्टॉक्स कैसे बेस्ड हैं। तो पहला स्टॉक ऐसे सेक्टर से आता है जो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, और ये जो स्टॉक है ये इंडिया की टॉप 2% कैटेगरी को टारगेट करता है और ये एक लग्जरी ब्रांड के ऊपर बेस्ड है। और दुनिया में अगर किसी भी कंपनी ने दबा करके पैसा बनाया है तो वो हमेशा टॉप 2% को टारगेट करती है, और ये वाला स्टॉक भी टॉप 2% को टारगेट करता है, और इस स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। अगर हम इंडियन होटल की बात करें तो इंडियन होटल लग्जरी होटल ब्रांड है जो कि लग्जरी और सेमी लग्जरी कैटेगरी के अंदर मेनली काम करता है, और इसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है ताज का। और ये जो होटल इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर 25% CAGR से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो टॉप लाइन ग्रोथ यहां पे करीब करीब 17% की है, प्रॉफिट ग्रोथ यहां पे करीब करीब 23% की है, और लगातार ये ग्रो करने वाला है। और ये स्टॉक इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर सकता है, इसके पीछे का एग्जांपल देता हूं। इंडिया के अंदर ओयो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ओयो प्रॉफिटेबल नहीं है और प्रॉफिट कमाना उसके लिए मुश्किल और मुश्किल होता जा रहा है टाइम के साथ, क्योंकि इंडिया जो है वो प्राइस सेंट्रिक मार्केट में आता है। और अगर आप लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करोगे तो जो भी होटल सस्ता मिलेगा वो वहां जाएंगे, लेकिन अगर आप वहीं पे इंडिया के टॉप 2% को टारगेट करोगे तो चाहे इन्फ्लेशन हो जाए, चाहे रिसेशन हो जाए, चाहे मार्केट क्रैश, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो जाकर के सिर्फ अच्छे होटल्स में रुकेंगे, और ये कंपनी उन्हीं टॉप 2% को टारगेट कर रही है। तो जब आप टॉप 2% को टारगेट करते हो, आपकी सर्विस अच्छी होती है, आपका ब्रांड नेम अच्छा होता है, तो आपको ग्रो करने से और थ्राइव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी कैटेगरी में आता है हमारा दूसरा स्टॉक जिसका नाम है ITC होटल। अब रिसेंटली इसका IPO आया, ITC और ITC होटल को अलग कर दिया गया। अगर आप ITC में इन्वेस्ट कर रहे थे तो वहां पे कोई रिटर्न्स नहीं बन रहे थे, क्योंकि जो ITC है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, बिकॉज मेनली उनका टबैको बिजनेस था। अब ITC होटल इंडिपेंडेंटली काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और इंडिया में किसी को होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना था तो मेनली इंडियन होटल ही आता था। लेकिन ITC होटल अपने आप में इतनी बड़ी और इतनी लग्जरी चेन है कि यहां पर भी ये मेन टॉप 2% को ही टारगेट करते हैं इंडिया के, और ये दोनों जो कंपनी है पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के लिए लड़ते रहते हैं। नॉर्मली अगर आप ITC होटल को एज ऑफ नाउ देखोगे तो ये इसकी आधी वैल्यूएशन पे है, मतलब 50,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। सो कोई भी इन्वेस्टर अगर ये दोनों स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखता है, और जिस हिसाब से टूरिज्म हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, उसके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा डेफिनेटली कम हो जाएंगे। थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, ये ऐसे सेक्टर में काम करता है जो थ्राइव कर रहा है, और इंडिया के अंदर अब इसकी मार्केट धीरे धीरे करके बढ़ने ही वाली है, बिकॉज ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, आपको बैठा करके आपको खिलाता है। और इसने अमेज़न को भी चने चबवा दिए हैं इंडिया के अंदर कि आप प्रॉफिटेबल हो करके तो दिखाओ। और इस स्टॉक का नाम है इटर्नल, जो कि जोमैटो के नाम से फेमस है। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो 3 लाख करोड़ के आसपास की ये कंपनी है।
पीई इसका 1000 से भी ज्यादा का है। अगर यहीं पे आरओसी और आरओई देखोगे तो आप बोलोगे भाई ये क्या बकवास कंपनी है, इसमें क्या हो क्या रहा है, इतने हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कैसे कर पा रही है। लेकिन आप एक चीज नहीं समझ पाओगे तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हो, वो है जोमैटो का बिजनेस। अगर आप जोमैटो का बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करोगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट का सिंपल मतलब ये है कि ऑपरेशंस के लिए, डिलीवरी के लिए जो भी चीजें इन्हें चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाते हैं, उसके अंदर एक फिक्स कॉस्ट लगती है। मतलब इनकी कॉस्ट वही सेम रहने वाली है आने वाले 10 साल तक भी, लेकिन अगर इनके प्रॉफिट बढ़ते रहे तो वो सीधे सीधे कैश फ्लो मशीन बन सकता है, जिस वजह से इसको 1000 का पीई मिला हुआ है। पीई डेफिनेटली काफी एग्रेसिव है, लेकिन आप इस तरीके से सोचो कि इंडिया की डाइनिंग का पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया इस कंपनी ने। लोग आज बाहर ढाबे से खाना पसंद नहीं करते, जोमैटो करना पसंद करते हैं 30 रुपए एक्स्ट्रा डिलीवरी देके। और इंडियन मिडिल क्लास से 30 रुपए निकलवाना डिलीवरी के, ये बहुत बड़ी बात है जो कि जोमैटो ने करके दिखाया है। और आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसके पास पूरा इंडिया है कवर करने के लिए, और इवन आउट ऑफ इंडिया जाकर के भी अपने ऑपरेशंस खोल सकते हैं, और काफी कंट्रीज में तो ऑलरेडी खोल दिए हैं। और इनिशियली इनके पास सिर्फ जोमैटो था, इन्होंने ब्लिंकिट और भी अलग अलग कंपनीज इन्होंने शुरू करी है। तो ये जो वैल्यूएशन है ये डेफिनेटली जस्टिफाई करेगी इन लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये आपको बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा होगा, बट पर्सनली मेरा मानना है कि इन लॉन्ग रन जैसे ही रेवेन्यूज आने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही इसकी जो वैल्यूएशन है ये एक सेंस बनानी शुरू हो जाएगी। इसको आप जियो की तरह कंसीडर कर सकते हो। सेकंड स्टॉक भी सेम इंडस्ट्री से आता है जिसका नाम है स्विगी, और लॉन्ग टर्म में दोनों में से एक डेफिनेटली सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि यहां पे एक मेन मोट इन्हें मिल जाता है जो कि है चीप लेबर। मतलब सस्ते प्राइस के अंदर हमको डिलीवरी वाले बंदे मिल जाते हैं, जो कि यूएस यूके के अंदर पॉसिबल नहीं होते। और जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर ऑनलाइन फूड डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है, ये तो नहीं रुकने वाले। इसी के साथ स्विगी के पास है अपना इंस्टामार्ट, और ब्लिंकिट है जोमैटो के पास। सो ये दोनों की दोनों कंपनियां खाना डिलीवर के साथ साथ अब राशन भी डिलीवर कर रही हैं। और अगर आप हमारी जनरेशन जो कि आने वाली है जेनजी, उसको अच्छे से समझते होगे तो 10 रुपए ज्यादा पे करने को तैयार है, लेकिन उतर के बाहर जाने को नहीं। तो ये दोनों बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में अमेज़न जैसे डेफिनेटली बन सकते हैं। क्लेम काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट कंपनियां हैं जो इंडिया में एक्चुअली में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पीबी फिनटेक एज अ स्टॉक हम किसी और कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों कंपनियां मुझे लगता है सॉलिड बिजनेस के साथ आ रही हैं और ग्रो भी करेंगी। तीसरा सेक्टर एक्चुअली काफी तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो इंडिया का सपना है। और अगर आप किसी भी इंडियन से पूछोगे कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सपना क्या है तुम्हारा, सो उसका आंसर होगा अपना घर। और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे ये सेक्टर बूम करेगा। इवन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर तो घर बनाने की जो ग्रोथ है वो टीयर 1 सिटी से भी ज्यादा तेज हो चुकी है, जो अपना घर जमीन से बना पा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री को अगर आपको टारगेट करना है एक सही तरीके से, तो वहां पे आता है होम लोन। अब जो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये टीयर 1 सिटीज में तो लीड करते हैं होम लोन सेक्टर को, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इनके कुछ खास ब्रांचेस नहीं है। तो हमें वहां पे लोकल प्लेयर चूज करने हैं जो वहां पे डोमिनेट करते हैं अपने सेगमेंट में। तो ऐसा स्टॉक मैं आपको बताता हूं जिसके एनपीए कम है, जो डोमिनेट कर रहा है अपने सेक्टर के अंदर, और ग्रोथ इसकी 27% सीएजीआर से आ रही है टॉप लाइन, और 20% सीएजीआर से आ रही है बॉटम लाइन। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इंजन है। डेफिनेटली ये वाला जो स्टॉक है ये स्मॉल कैप का है, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के रखना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रेट कट होता रहेगा, ये वाला जो स्टॉक है ये आपको एक्चुअली में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखेगा, और उस स्टॉक का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो 12,000 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। पीई 31 का आपको दिख रहा है। आरओसीई आरओई आपको फाइनेंस कंपनी में नहीं देखने होते। प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 4 का है, और रिटर्न ऑन एसेट्स 3.51 का है, जो कि सॉलिड है। फाइनेंस कंपनी में अगर आरओए आपका 2 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है जो पैसा आप दे रहे हो वो आप रिटर्न लेकर के आ पा रहे हो। तो अगर आपको इंडिया की ग्रोथ पे बैट करना है और इंडियंस के सपनों पे, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर जो होम लोन प्रोवाइड करती है, उससे बेस्ट कंपनी तो शायद ही कोई दूसरी होगी। और इसी वजह से इसी सेक्टर के अंदर मैं आपके लिए दूसरी कंपनी भी लेकर के आया हूं, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस को रखने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। काफी सारे लोग एक सेक्टर को तो पसंद करते हैं, लेकिन वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ लीडर को टारगेट करना चाहते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका आईपीओ कुछ टाइम पहले ही आया है, वो डोमिनेट कर रहा है।
बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो वैल्यूएशंस हैं वो एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव है हमारी बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अलावा। लेकिन नेट नेट अगर आप देखोगे एक सॉलिड ब्रांड नेम जो कि प्रूवन है एक हिस्ट्री के साथ, डेफिनेटली वो वैल्यूएशन डिजर्व करता भी है। लेकिन अगर आप एक अच्छे रिटर्न्स ढूंढ रहे हो तो होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स मैंने इसीलिए आपके सामने रख दिए हैं कि एज अ इन्वेस्टर आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए क्या मेन प्रायोरिटी है। अब मैं आपको 7th स्टॉक बताता हूं जो काफी तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा है, इसी के साथ साथ मार्केट लीडर को पीछे छोड़ करके खुद मार्केट लीडर बन चुका है, और जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ है ये तो सिर्फ देखते ही बनता है। उस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगर आप इसको देखोगे तो ये मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास आता है, 114 के पी पे, और आरओसीई आरओई तो सॉलिड है, मतलब 40 के आरओसीई और आरओई के आसपास ये कंपनी रहती है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब सीसीटीवी हो गए, बटन्स हो गए, आप इसको हैवेल्स की तरह कंसीडर कर सकते हो। इवन हैवेल्स एक मार्केट लीडर था इंडिया के अंदर जिसको डिक्सन टेक्नोलॉजी बीट करके अब नंबर 1 बन चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट के अंदर। अगर हम इस स्टॉक की कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे ये 17 to 20% के बीच में नॉर्मली ग्रो करता है। इनका मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, मतलब इंडिया में इतना काम नहीं करते, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो अगर हमारे टैरिफ लगते हैं तो इस इंडस्ट्री पे डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। इसका सेकंड पार्ट एक छोटा सा नेगेटिव मुझे मिला, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये जो बिजनेस है ये मेजर ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं करते। सो अगर रॉ मटेरियल थोड़ा सा महंगा होता है तो इनके मार्जिन कंप्रेस हो जाते हैं, जिस वजह से रिजल्ट थोड़े दिन के लिए खराब हो सकते हैं। तो इस चीज को आप डेफिनेटली अपने दिमाग में रखना आगे की एनालिसिस करने के लिए। 8वां स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने प्रमोटर के लिए 3x रिटर्न बना करके दिए हैं लास्ट 2 साल के अंदर, और ये कंपनी अभी तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में दिख रही है लेकिन एक अच्छे डिस्काउंट के साथ भी आ रही है, और इस कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज। अगर आप सोलर इंडस्ट्रीज को देखोगे तो 1,36,000 करोड़ की ये कंपनी है, 108 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, आरओसीई 38 का है, आरओई 32 के आसपास का है। ये कंपनी मेनली एक्सप्लोसिव बनाती है, डेटोनेटर्स बनाती है, डेटोनेटिंग कॉर्ड बनाती है, कंपोनेंट बनाती है, हाईली एनर्जी एक्सप्लोसिव वाले सिस्टम्स को भी ये बनाती है। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो मेनली माइनिंग के काम आती है, और उस सेक्टर के अंदर ये मार्केट लीडर है, और मार्केट लीडर होने के साथ साथ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी इसकी काफी हद तक क्लियर है। डेफिनेटली इंडिया के साथ साथ ये एक्सपोर्ट बहुत सारा काम करते हैं जिससे एक्चुअली में इसका मेन रेवेन्यू आता है। सो ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगली कंपनी आपको रेटिंग देती है, उनके पास एनालिस्ट हैं बहुत सारे, और आप डे टू डे लाइफ में उनके सर्विसेज यूज करते हो, शायद आपको पता भी नहीं है, और यहां पे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगली कंपनी का नाम है क्रिसिल। यहां पे अगर आप देखोगे तो जो मार्केट कैप है वो 40 लाख करोड़ के आसपास है, पी 53 का है, आरओसी 35 और आरओई 27 का है। क्रिसिल बेसिकली ग्लोबली डाइवर्सिफाइड एनालिटिकल कंपनी है जो कि रेटिंग प्रोवाइड करती है, रिसर्च करती है, रिस्क एंड पॉलिसी में एडवाइस देती है, और ये रेटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर। और अगर आप बैंक की बात करोगे या काफी सारे रिसर्च पेपर की बात करोगे तो ये मेनली पब्लिश करते हैं। अगर आप इनकी ग्रोथ भी देखते हो तो ग्रोथ काफी ज्यादा सॉलिड है। ईयर ऑन ईयर लेवल जो ग्रोथ चल रही है 5 साल की 13% की सीएजीआर से है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 14% सीएजीआर से, और स्टॉक प्राइस ने 18% सीएजीआर से लास्ट 5 साल के अंदर ग्रोथ दी है। इस कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है ये हमेशा आपकी सेम रहने वाली है, और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट बेस ये अपना बढ़ा सकते हैं, जो कि इस समय पे भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारा स्टॉक है केईआई इंडस्ट्रीज। अगर आप देखोगे इसका भी जो मार्केट कैप है 36,000 करोड़ के आसपास का है, पीई इसका 49.1 का है, आरओसी 21.3, आरओई 15.6, और अगर आप इसकी ग्रोथ देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है कि ये इंडस्ट्री मेनली मैन्युफैक्चर करती है वायर और केबल को, इसी के साथ साथ एसटी केबल, एलटी केबल्स और सेल भी करती है ये इंडिया और उसके बाहर। अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करोगे, कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करोगे, तो जो क्वार्टर के रेवेन्यूज़ हैं वो आपको काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, सेल्स ग्रोथ आपको काफ़ी सॉलिड दिख रही है। ईयर ऑन ईयर लेवल पे आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई के नेट सेल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, ऑल टाइम हाई के नेट प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं, और हम प्राइस की बात करें तो अच्छा खासा डिस्काउंट इसको ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिल चुका है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल के अंदर 20% से सेल्स ग्रोथ करी है, और प्रॉफिट ग्रोथ 23% से करी है, और स्टॉक प्राइस लास्ट 3 साल के अंदर 40%
CAGR से ग्रो कर रहा है। सो ये वाला स्टॉक भी डेफिनेटली आपकी नज़रों में होना चाहिए। कंपनी अभी मिड कैप कैटेगरी की है, तो ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता रहेगा इसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी, और इसके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल डेज के अंदर आपको अपने आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। सो ये कुछ ऐसे 10 स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा काम कर सकते हैं और आपकी नज़रों में भी होने चाहिए। सो कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, कौन से स्टॉक आप एनालाइज करने के बाद अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो कोई भी स्टॉक आप खरीदोगे तो अपनी रिसर्च करना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके भी खरीद सकते हो। सो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।